स्टार्ट करेंगे। आज ईवीएस की क्लास सेकंड है, 30x30 सीरीज का सेकंड सेशन है ये। क्लास 2 है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन पेपर 1 के लिए। थोड़े अजीबोगरीब क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं जो कि जरूरी है। कई बार वो ऑफलाइन पेपर में मान लें ज्यादा ना आए तो एटलीस्ट कुछ तो आएंगे ही। और एक बार का ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपीरियंस एक बार का ऐसा है जिसमें इस तरह के अजीबोगरीब क्वेश्चंस भी थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कम थे। तो ये एक वैसा ही सेट है जिसके लिए आपको तैयार रहना है। हालांकि इस 30 नंबर में से 15 नंबर की पेडागोजी आती ही आती है, इसमें थोड़ा सा कम है, मैं कहूंगी 12 नंबर की आई थिंक पेडागोजी है। कई बार वो उल्टा भी हो जाता है, पेडागोजी 2-3 नंबर की एक्स्ट्रा हो जाती है, तो उसमें तो आप सेफ रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस में आपका कॉमन सेंस चलेगा अगर इस तरह का पेपर आता है। और जिन्होंने बहुत ज्यादा तैयारी की हुई है, मतलब उन्होंने 6, 7th एंड 8th की जो है जो ज्योग्राफी की किताबें हैं या और जो सब्जेक्ट की किताबें हैं ईवीएस के आसपास का, वो सब पढ़ लिया है, तो उनकी तो बात फिर अलग हो जाती है। या प्राइवेट स्कूल्स की बुक्स जो ईवीएस की पढ़ लेते हैं तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाती है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पेपर में दे दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ये बचे हुए जो पेंडिंग पीडीएफ्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा पहला क्वेश्चन आपके सामने है ट्राइबॉल की तरह, और ये थोड़ा सा ट्राइबॉल नहीं है, क्वेश्चन ऐसा है जो आपके सिलेबस में या एनसीईआरटी में रेयर ही देखने को मिलता है। फर्मेंटेशन मतलब छोटे बच्चों की, फर्मेंटेशन इज कन्वर्जन ऑफ, यानी जो खमीरीकरण है किस तरह का परिवर्तन है, या खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है, किस तरह का परिवर्तन की। थोड़ा स्पीड तेज रखें, कोई बात नहीं, जिनको सुबह जल्दी सुना है या जैसे भी। देखिए बताइए, आपके वीडियो और भी डालते हैं। हाँ यार बहुत सारे चैनल्स हैं, देखेंगे, कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत लगेगा तो देखेंगे। तो इस पे अलग अलग जवाब जो हैं आपके नजर में आ रहे हैं, जो कि क्या कहें, गलत कहें, सही कहें, बहुत सही कहें, गलत कहेंगे। 44% लोग जो हैं वो जवाब एकदम गलत दे रहे हैं इसमें, बट ठीक है, फिर भी हम आपको थोड़ा समय और देंगे। हमारी माता जी कॉल कर रही हैं हमारी क्लास के समय पे, तो अभी तो कोई बात नहीं। चलिए देखिए, 46% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं और बाकी के कितने लोग क्या कह रहे हैं, 21% लोग ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, सब तुक्के लगा रहे हैं अपना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, है ना। देखो एक बार अगर हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की, हाँ जी फर्मेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर है शुगर इनटू अल्कोहल, है ना। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में कुछ केमिकल प्रक्रियाएं होती हैं और उसके बाद जो है ये निकल करके आते हैं शुगर से चेंजेस। जैसे इवन आपकी जो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया है वो भी इसी का पार्ट है। अचार जो हम बहुत सारे जो पिकल्स हैं, चाहे वो आम का अचार हो, ये सब चीजें भी फर्मेंटेशन के थ्रू बनाई जाती हैं। तो यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है फर्मेंटेशन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यीस्ट से जो है अल्कोहल बनाई जा रही है। तो इसमें हम थोड़े से कंफ्यूज हुए हैं मेरे ख्याल में आप लोग, कि उसका इस्तेमाल हम यीस्ट का कर लेते हैं फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में, इसका मतलब ये नहीं है कि यीस्ट से जो है हम यीस्ट से क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। शुगर से अल्कोहल इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए खैर, इन 4 ऑप्शंस में से हमारे पास यही सही जवाब मौजूद है, बाकी बनते नहीं है। ये क्लास 8th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, साइंस की आपको, है ना, और ये आप पढ़ सकते हैं वहां से, क्योंकि ईवीएस में साइंस एसएसटी सब इंक्लूडेड होता है। तो कोशिश कीजिए एनसीईआरटी अगर पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा में, तो वैसे जरूरत नहीं पड़े तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल आता है ना। एक डायरेक्शन का क्वेश्चन, एक यूनियन टेरिटरीज पे मैप के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स, आपका जो घर है, यानी आप कोई बच्चे हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, आपका घर एक्स पॉइंट पे लोकेटेड है, ठीक। एंड द बुक शॉप, एक बुक शॉप है जहां आपको जाना है किताब लेने, इज लोकेटेड एट वाई, और बुक शॉप है वाई पे। ऐसा हमेशा होता है, कभी हॉस्पिटल वाई पे हो जाता है, कभी आपका जो घर है वो वाई पे हो जाएगा, एक्स पे कुछ स्कूल हो जाएगा। तो बुक शॉप पे जाना है आपको एक किताब लेने, आप एक्स पॉइंट पे रहते हैं और आपको वाई पॉइंट तक जाना है। ऑल्दो द मार्केट इज जस्ट ऑपोजिट, हमेशा मार्केट ऑपोजिट होती है, हॉस्पिटल ऑपोजिट होता है, बिल्कुल सामने ही होता है, बट आप सीधे सीधे जा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनाना है, आपको घुमाना है, आपका एक नंबर चुराना है। तो जस्ट ऑपोजिट, बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द बिजी हाईवे हैविंग बैरियर्स इन बिटवीन, बीच में बैरियर आ गए, हाईवे है। अब क्वेश्चन शुरू यहां से होता है। अब एक इन्होंने हिंट दे दिया है कि ऑपोजिट है, मतलब अगर आप एक्स पे खड़े हैं तो ऑपोजिट मतलब किसी भी दिशा में हो सकता है, ये 4 दिशाएं हैं। यहां है अगर एक्स तो यहां कहीं होगा, यहां है अगर एक्स तो यहां कहीं होगा, यहां है तो यहां कहीं होगा, मतलब ऑपोजिट में ही पड़ेगा कहीं। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में थोड़ा आएगा। सो यू फर्स्ट गो 100 मीटर ड्यू नॉर्थ, मान लेते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, इसको प्रॉपर आराम से, ये तो हम क्लास की बात हो गई, बैच की। देखिए जहां पे भी आप खड़े हैं वही पॉइंट एक्स हो जाएगा, जहां से भी आप चलना शुरू कर दें।
तो ये x हो गया। यहां से आप 100 मीटर नॉर्थ जा रहे हैं, 100 मीटर नॉर्थ जा रहे हैं, नॉर्थ हमेशा ऊपर ही होता है, ये हमें पता है ना। 100 मीटर नॉर्थ गए, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं ये, फिर कह रहे हैं देन क्रॉस अ 50 मीटर लॉन्ग जेब्रा क्रॉसिंग। एक जेब्रा क्रॉसिंग आती है 50 मीटर की, जो किस तरफ है, इज ड्यू वेस्ट। तो 50 मीटर यहां से वेस्ट की तरफ, वेस्ट इधर ही होगा भाई, ईस्ट उधर है, बेसिक है ये तो उसका दिशा का। तो 50 मीटर ठीक वेस्ट चले गए। अब क्या करें, अब कह रहे हैं कि जब अब फाइनली आप पहुंच जाएंगे जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके एट y विच इज 150 मीटर ड्यू साउथ, यानी 150 मीटर है दक्षिण की तरफ, यहां से 150 मीटर दक्षिण की तरफ। तो 150 मीटर मतलब 100 तो यहीं तक आ गए, बिल्कुल ऑपोजिट खड़े हो गए आप आकर के, बट और 50 मीटर नीचे जाएंगे। ठीक, तो ये 150 मीटर आप साउथ की तरफ चले गए। ठीक है, क्लियर है बात, पहुंच गए y पे। अब पूछा क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार हम आंसर गलत दे देते हैं, क्वेश्चन सही सॉल्व कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द बुक शॉप एट y द डायरेक्शन ऑफ योर हाउस एट x इज, यानी आपको किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में x की लोकेशन, यानी जहां से आप चले थे, जो आपका घर था x, यहां की लोकेशन कहां से बतानी है, इस बुक शॉप से, इस बुक शॉप से। तो ये आपको पता है आप साउथ 50 मीटर और नीचे आ चुके हैं, है ना। तो एक तो ये साउथ तो है ही, अब यहां से जब आप इधर का सोचेंगे तो ऊपर तो जाएंगे ना नॉर्थ में, दूसरा ईस्ट में जाएंगे, और तो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा इसका जो सही उत्तर होगा, है ना। क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि एक तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर भी किस दिशा में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। भाई नॉर्थ तो अपने आप ही हो गया, ऊपर जा रहे हैं, और इस दिशा में ईस्ट होता ही है। आसान सा क्वेश्चन है, बट कई बार पेपर में सॉल्व करने में हम गड़बड़ कर देते हैं, कहीं लिख लीजिएगा ये साइड में और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, दिशा की अगर दिक्कत हो तो। ठीक, तो ये नॉर्थ ईस्ट इसका सिंपल उत्तर बनता है। कितने लोगों ने दिया था, पता ही नहीं होगा, परसेंट ने सिर्फ नहीं 36% लोगों ने दिया है, ऐसे ही बदनाम कर रहे हो। अच्छा उल्टा दे दिया था, आज BACD है, हीरो बनना है इनको। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, फ्री प्ले इज वेयर चिल्ड्रन। अब ये लड्डू सा क्वेश्चन इन बिटवीन इन्होंने दे दिया आपको। फ्री प्ले इज वेयर चिल्ड्रन, फ्री प्ले किसको कहते हैं, फ्री प्ले जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो पा रहा है कि जो फ्री प्ले होगा, फ्री प्ले मतलब बच्चे फ्रीली खेल पा रहे होंगे, कुछ सीख पा रहे होंगे खेल के दौरान। ठीक, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं अगेन, और आपको एक जवाब दे देना है। दीजिए, ए ऑप्शन 92% लोग कह रहे हैं। फ्री प्ले इज वेयर, यानी स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे कैन डू आउटडोर और इंडोर एक्टिविटीज, फॉलो द रूल्स ऑफ द प्ले। अब रूल्स ही लगा दिए तो फ्री प्ले कहां बचा। प्ले जेंडर स्पेसिफिक गेम्स, ये भी इन्होंने लिमिटेड कर दिया तो भी, और सिर्फ अडल्ट जैसे कि सजेस्ट करें तो यहाँ पे भी रूल्स आ गए, है ना। ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक एक्टिविटीज, तो यहाँ पे फ्री प्ले का मतलब किसी भी दिशा में बह सकते हैं, तो बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप पर काम किया जा सकता है। यूनिसेफ भी इसको रिकमेंड करता है। और फ्री प्ले में क्या है, बच्चा बहुत कुछ सीखेगा अपने पेस पे, उसका जो एक्सप्रेशन है क्रिएटिविटी का वो निकल करके आएगा, उसका मन है इंडोर खेलने का, आउटडोर खेलने का, 4 बच्चों के साथ या अकेले अपनी कोई एक्टिविटी करने का, है ना। तो फ्री प्ले है इंडिविजुअली बच्चे को जब मजा आए कुछ करने में और वो इंटरेस्टेड हो उस चीज को करने में, तो ये फ्री प्ले का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन में बंधा हुआ नहीं होगा वो एक टास्क। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आसान सा सवाल क्या कहता है, स्प्राउटिंग इन सीड्स, यानी वो जो अंकुरण है बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है, यानी स्प्राउटिंग इन सीड्स कैन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ, किसकी एब्सेंस में स्प्राउट्स खाते हैं ना कई लोग, आजकल मार्केट में भी बहुत मिलते हैं अंकुरित बीज, चना, मूंग दाल और पता नहीं क्या क्या स्प्राउट कर लेते हैं, तो किसकी एब्सेंस में हो सकता है। कभी आपने मम्मी को घर में देखा ही होगा या खुद किया होगा, तो ये क्या है, सनलाइट की एब्सेंस में, यानी सूर्य के प्रकाश की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में पॉसिबल है, एयर की अनुपस्थिति में, मॉइस्चर की अनुपस्थिति में यानी नमी, या मॉडरेट टेम्परेचर, ये तीनों ही चाहिए होते हैं। अगर हम देखेंगे स्प्राउटिंग के लिए तीनों ही चाहिए होते हैं, एयर भी हल्का फुल्का, मॉइस्चर भी उसको भिगो करके रखते हैं, आपने देखा होगा कपड़े वगैरह में, और मॉडरेट टेम्परेचर, बहुत ज्यादा आग में नहीं रख देते हैं या बिल्कुल बर्फ में फ्रिज में नहीं रख देते हैं, है ना। तो ये सनलाइट के एब्सेंस में पॉसिबल है। इवन सनलाइट की जरूरत क्या है, आपने देखा स्प्राउट्स को बिना सनलाइट के होंगे ही नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। तो ए ऑप्शन की अनुपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हो सकते हैं। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए आपको 6th 7th 8th की साइंस की बुक देख लेनी चाहिए, है ना। और वो जरूरी नहीं है, उससे बेटर ये है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स पे काम करें, यहाँ आपकी पेडागोजी स्ट्रांग हो जाए,
दूसरा, थोड़ा सा आपके 5 क्वेश्चन अगर बिल्कुल अलग आ भी गए तो आप वो कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं कि उन 5 क्वेश्चन के लिए आप 15 दिन नहीं लगा सकते 6, 7, 8 की एनसीईआरटी साइंस के पढ़ते हुए, या फिर उसमें भी पता नहीं, जरूरी नहीं है वही टॉपिक्स आएंगे, अगली बार कोई और टॉपिक भी आ सकता है। पता चला आप बर्ड्स करके गए और बर्ड्स सिर्फ एनसीईआरटी वाले आ गए। देखिए, तो ए ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। ये क्वेश्चन भी निश्चित है, इस तरह के क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं, मैप वाले, दिशा डायरेक्शन वाले, जैसा हमने एक क्वेश्चन किया, ये टाइम डिस्टेंस वाले, ठीक है जी। तो अ पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन, ये बहुत ही क्यूटली इन्होंने इसमें फंसाने की कोशिश की है, इसके आंसर में देखना आप लोग बहुत फंसेंगे। अ पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 5 सितंबर, यानी 5 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में चढ़ता है एक व्यक्ति एट भिवांडी रोड रेलवे स्टेशन। तो भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 5 सितंबर को एक व्यक्ति है जो नगर कोयल के जाने के लिए एक ट्रेन को बोर्ड करता है। द ट्रेन डिपार्टेड एट 21:15 आवर्स, यानी रात के 9:15 बजे। 24 आवर फॉर्मेट में ये टाइम दिया गया है, 12 से आगे अगर आप कैलकुलेट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा 9:15 की बात हो रही है। फ्रॉम भिवांडी रोड एंड रीच्ड नगर कोयल एट 4:45 आवर्स। अब 4:45 आवर्स लिखा है, इसका मतलब सुबह के 4:45 बजे पहुंचा व्यक्ति। कब? 7 तारीख को। निकला कब था? 5 तारीख को, ठीक। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज 1877 किलोमीटर्स, यानी जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस इस ट्रेन ने कवर किया है वो है 1877 किलोमीटर, यानी लगभग 2000 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है इतने टाइम में। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, अब इनमें से हमेशा 2 चीज दी होती है और एक चीज पूछता है, यानी वो जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन कह लेते हैं इसको हम आसान भाषा में। तो अब इसमें आपके पास 2 चीजें गिवन है, एक तो टाइम, कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करना है घंटे के हिसाब से, डिस्टेंस आपके पास है, स्पीड आपको चाहिए। इसमें सिंपल फॉर्मूला वही हम एसडीटी का लगाते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। एसडीटी से भी याद रख सकते हैं इसको। तो अगर हम यहां बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितना है गिवन है, 1877 किलोमीटर है डिस्टेंस। टाइम कितना है वो निकालना है, और स्पीड भी टाइम दिया हुआ है बट आपको उसको कन्वर्ट करना है घंटों के हिसाब से। इसमें बस ये बता दिया कब बोर्ड किया और कब डिपार्ट हुई थी, ठीक है ना, रीच कब हुए, कब ये हुआ, बस टाइम दिया हुआ है। तो ये रात को 9:15 बजे चले थे भाई साहब या बहन जी जो भी, और 5 तारीख की रात को, तो अगले दिन 6 तारीख की रात को 24 घंटे हो गए होंगे, सिंपल मैथ्स है ये, ठीक। 6 तारीख की रात को 24 घंटे हो गए होंगे 9 बजे, 24 आवर्स तो यही कंप्लीट हो गए 9:15 बजे। अब 9:15 से सुबह के 4:45 तक का काउंट करना है आपको, ठीक है ना। इस 9:15 से सुबह के 4:45 तक का काउंट करना है। बताना चाहेगा कोई, बस या उत्तर ही देना चाहेंगे तो सिंपल हम काउंट कर लेंगे। टोटल निकल के क्या आ जाएगा, 31.5 घंटे लगे इनको पहुंचने में, 31.5 घंटे लगे पहुंचने में, 31.5 आवर्स। अब 31.5 से इसको डिवाइड करेंगे अपना गणित लगा वगा के, तो आपके पास उत्तर कहीं आ रहा होगा 59.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मजे की बात यह है कि इन्होंने इसमें गलत उत्तर दे रहे हैं आप लोग सभी। इन्होंने गड़बड़ क्या की है, इन्होंने ये तो हटा ही दो और ये भी हटा दो, है ना। 59.58 करके कुछ प्रिसाइजली इसमें जवाब आ रहा था, और उत्तर दिया है इन्होंने 59.9 किलोमीटर, 59.5 नहीं दिया। उसका रीजन है क्योंकि इन्होंने सिर्फ 1 डिजिट तक ही पूछा है, और हमें पता है जब 1 डिजिट तक पूछा हो तो 58 सेकंड क्या है इसमें 8, तो वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा बाद में। तो इन्होंने आंसर जो है वो ये नहीं माना, 59.9 समथिंग निकाल करके लाए हैं। तो ये बिल्कुल प्रिसाइजली इन्होंने पूछा है, इस पे हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर है 6। ये इस तरह का, अब ये हमेशा सेम डिजिट नहीं देगा हमेशा, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में से इस तरह के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। पॉस्चराइज्ड मिल्क इज हीटेड टू अबाउट, या हो सकता है कोई थोड़ी बहुत इन्होंने मिस्टेक भी की हो आंसर में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पॉस्चराइज्ड मिल्क इज हीटेड टू अबाउट डैश देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, यानी जो पौष्टिकृत दूध होता है उसको लगभग डैश तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। तो जो आप थैली में यानी एक पैकेट में दूध पी रहे हैं उसको पॉस्चराइज्ड मिल्क है, या बॉटल में अगर भरा हुआ है तो पॉस्चराइज्ड मिल्क है। जो रॉ मिल्क है एक तो जो नॉर्मल सीधा गाय या भैंस से निकल करके आएगा। अब पॉस्चराइज्ड मिल्क को हीट किया जाता है पहले एक सर्टेन डिग्री टेम्परेचर तक, और फिर ठंडा किया जाता है अचानक से तुरंत। तो वो कितने डिग्रीज तक उसको करेंगे, कितने डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, ये पूछा है। आज सारे जवाब उल्टे पुल्टे क्यों दे रहे हो भाई। ए ऑप्शन 38% लोग कह रहे हैं,
ऐसा नहीं है, पॉस्चराइजेशन की बात हो रही है, ये नहीं पूछा कि हीटिंग या बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है दूध का, ये नहीं पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को लेकर के। पॉस्चराइज करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, इवन 25 सेकेंड्स तक ही इनफ होता है, या उसके बाद मुश्किल ही होता है थोड़ा। तो 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा मिल्क को, और फिर 5 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा कर दिया जाएगा, कूल कर दिया जाएगा, एकदम से ठंडा एनवायरनमेंट दे दिया, और फिर उसको पैक कर दिया जाएगा बॉटल में या पैकेट में या जिस भी चीज में। तो ये नहीं पूछा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पानी का, मिल्क का, ऑयल का, सबका अलग अलग होता है ना, तो वो नहीं पूछा था। यहाँ पे पॉस्चराइजेशन के लिए पूछा था कि उस प्रक्रिया में जिससे कि जो उसमें बैक्टीरिया वगैरह है या वो सेफ रहे दूध बाद में पीने के लिए। ठीक, 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाएगा और 5 डिग्री सेल्सियस पे कूल कर दिया जाएगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा सा मुश्किल, टफ सेट कहेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बेस्ड ऑन दी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो भौतिक विशेषताएं हैं पंपकिन की, पंपकिन प्लांट कैन बी क्लासिफाइड एज अ, यानी भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। कद्दू से सवाल नहीं है, मतलब इजी नहीं है सवाल आपके आज, तो बताइए क्या, कैसे पंपकिन को किस एक कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। ये क्लाइंबर है, श्रब है, हर्ब है, क्रीपर है, क्या है ये आप सही जवाब दे रहे हैं। ये क्रीपर कहलाता है क्योंकि इसको सहायता की जरूरत पड़ेगी, है ना, किसकी जरूरत पड़ेगी, सहायता की जरूरत पड़ेगी, और ये हॉरिजॉन्टली चलती है। जबकि क्लाइंबर में क्या है, जैसे ग्रेप्स हो गए आपके, या फिर आपका वो मनी प्लांट का पौधा, वो सीधे सीधे जाएगा, सीधे हॉरिजॉन्टली नहीं, वो वर्टिकल क्लाइंब करता है। क्लाइंब का मतलब ये वो ऐसे चढ़ेगा, क्रीपर हॉरिजॉन्टली चलेगा। तो पंपकिन जो है वो क्रीपर में आएगा। इन दोनों के बीच में ये मुख्य अंतर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हमें पता करके जाना है हर्ब, श्रब और क्रीपर, क्लाइंबर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग विद फिंगर्स इज यूज्ड बाय पीपल हु आर अनेबल टू। अब जिसने सीडीपी किया हुआ है 15 नंबर तो उसके ऐसे ही तय हैं इसमें, बाकी के 15 नंबर पेडागोजी के सीडीपी से आपके कवर हो जाते हैं। तो रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग विद फिंगर्स इज यूज्ड बाय पीपल हु आर अनेबल टू, यानी उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। कौन भाई, टच और फील की जरूरत किसको पड़ेगी, जिसको देखने में समस्या है, उसको टच और फील करके पता लगेगा क्या है सामने। तो सुन नहीं सकते तो देख लेंगे ना, वो टॉक, टच नहीं, हु कैन नॉट सी, जिनको विजुअली चैलेंज जो बच्चे हैं उनके लिए टैक्टाइल मटेरियल या ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। तो डी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पोल में फटाफट से जवाब देते चलेंगे। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन इज स्लो व्हेन द एरिया ऑफ द वाटर सरफेस इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, यानी कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी प्रोसेस ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के द्वारा कूलिंग की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। कब, जब वाटर सरफेस का जो एरिया है वो कांटेक्ट में आएगा एटमॉस्फेयर के साथ। तो क्या होगा, मतलब जो कूलिंग की प्रोसेस है इवेपोरेशन की वजह से वो स्लो कब होगी। याद कीजिए, दूध का ग्लास वो ठंडा होने वाला या गर्म अगर कोई चीज है तो उसको बड़े बर्तन में हम फैला करके रख देते हैं, क्यों, क्या रीजन होगा उसका। डी 37% लोग सही दे रहे हैं जवाब। इंक्रीजेज एंड द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इज हाई, तो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो जल्दी कूल डाउन होगा, स्लो क्यों होगी प्रोसेस, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इंक्रीज तो हो नहीं सकती। डिक्रीजेज एंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज हाई, यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हाई है और डिक्रीज कर दिया आपने किसको, सरफेस एरिया को, तो स्लो हो जाएगी, नहीं। सिंपल आंसर है कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन इज स्लो, इवेपोरेशन के कारण जो है कूलिंग स्लो हो जाएगी व्हेन द एरिया ऑफ द वाटर सरफेस इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर इज डिक्रीज्ड और डिक्रीजेस एंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज लो। ग्लास में डाल के देखो और एक बड़े भगोने में डाल के देखो, डिफरेंस क्या है हमें पता चल जाएगा। जब हमको जल्दी ठंडा करना होता है, कोई भी लिक्विड है, मान लीजिए मिल्क ही है, तो हम उसको बड़े सरफेस एरिया वाले बर्तन में डाल देते हैं, एक ग्लास में डालेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो सारा खेल उसी बात का हो गया। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। द लाइवली डांस फॉर्म ऑफ बुंदेलखंड रीजन इज, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है। ये भी इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया जो एनसीईआरटीज नहीं आपके रखती हैं ऑप्शन में, या वहां पे डिस्कशन नहीं है, बट डांस पढ़ के चले जाना है। सेट ये हार्ड नहीं है, ये सुपर हार्ड सेट है, मतलब कहीं से भी जो इनका मन किया है ना वो क्वेश्चंस डाल दिए हैं। देखिए सी ऑप्शन 38% लोग कह रहे हैं, भगोरिया नहीं, स्वांग
इज द राइट आंसर। इवन कुछ एरियाज ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो ये आ ही गया, बुंदेलखंड, और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भी ये स्वांग जो है, या सांग भी कह देते हैं इसको, किया जाता है। आजकल पंजाबी गानों में भी यूज हो रहा है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ये वन वर्ड आंसर है, इसमें समझने जैसा बहुत कुछ है नहीं, है ना। तो इसमें एक मंच पे और नकल इमिटेशन जैसा कुछ कुछ होते हैं, डायलॉग्स होंगे, म्यूजिक होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इन केस ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों के केस में, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई यानी पहचान कर रही है सही ऑप्शन की। प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब ये बात तो कोई भी मना नहीं करेगा कि भाई भू क्षरण को रोकने में प्लांट्स सहायता करते हैं, बिल्कुल फैक्ट है, सही है बात। ये तो पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ये बात तो ट्रू है कि सॉइल इरोजन में हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करने में, सॉइल इरोजन को बढ़ाने में नहीं। डेड एंड ड्राइड लीव्स आर यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये तो हमने नहीं पढ़ा। एनिमल्स प्रोवाइड शेल्टर फॉर प्लांट्स, एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं शेल्टर प्लांट्स के लिए, ऑपोजिट है इसका, तो ये भी गलत हो गया। प्लांट्स प्रोवाइड अस सीड्स सम ऑफ विच कैन बी ईटन, यानी प्लांट से हमें सीड्स मिलते हैं जिसमें से कई सीड्स हम खाते भी हैं, बात तो सही है। तो आंसर क्या हुआ? ए और डी सही है। ए और डी कहां है? डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये क्या कहता है? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर रोल्स आर मेंशन्ड बिलो। इसकी पेडागोजी बहुत इजी है इस सेट की। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर रोल्स आर मेंशन्ड बिलो, यानी जो पार्ट्स हैं, अलग अलग भाग हैं पौधों के, उनके जो कार्य है या भूमिकाएं हैं वो मेंशन की हुई हैं, आपको पहचानना है सही कौन सा है। रूट्स कनेक्ट द प्लांट टू दी लीव्स, यानी रूट्स कनेक्ट करती हैं लीव्स से, रूट्स नीचे होते हैं, लीव्स ऊपर। फ्रूट्स हेल्प इन पॉलिनेशन, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीव्स सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो हमने शायद 8th 9th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा फ्लावर वाले चैप्टर में कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। वो कौन सा वर्ड होता था? पी से तो होता था कुछ, कमेंट में बताना। तो बेसिकली फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हाँ, पॉलन ग्रेन्स, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ पेयर ऑफ यूटीज, यानी यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। जब से वो जो बाइफर्केशन हुआ है उसका, जम्मू कश्मीर का, तब से ये क्वेश्चन जानबूझ करके आपसे घुमा करके पूछा जाने लग गया है। कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटीज हैं, तो हमें पता होना चाहिए 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जो पहले 7 की बात हम करते थे। 7 यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों का चीजें चलती हैं, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और मैं एग्जांपल दूंगी तो आप फिर समझ जाएंगे, है ना। तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, बिल्कुल सही है। मिजोरम, लक्षद्वीप, झारखंड नहीं, जम्मू एंड कश्मीर नहीं, है ना। अब इन्होंने अलग अलग बना दिया है चीजों को, लद्दाख और पुदुचेरी है यहाँ पे सही उत्तर। जम्मू एंड कश्मीर साथ नहीं चलेंगे यहाँ पे। तो लद्दाख एंड पुदुचेरी जो है वो, क्योंकि लद्दाख नई यूटी बनाई है, ये हमें पता है। सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। तो ये तो आप लोग सही जवाब दे ही रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 14। इन अ कल्चरल फेस्टिवल श्रुति वोर अ ट्रेडिशनल साड़ी और ड्रेस ऑफ महाराष्ट्र। श्रुति एक कोई महिला है जो एक कल्चरल फेस्टिवल में, एक सांस्कृतिक त्योहार के समय पे महाराष्ट्र की कोई साड़ी या फेमस ड्रेस या ट्रेडिशनल जो वहां चलती है वो पहने हुए हैं। तो ये बनारसी साड़ी होगी, नौवारी होगी, कलमकारी या जामदानी। बिल्कुल 70% लोग सही जवाब दे रहे हैं, नौवारी। तो ये भी पारंपरिक जो परिधान है वहां के, मतलब इस पे थोड़ा सा मेरा मत ये रहता है कि अगर आपकी बाकी सब्जेक्ट्स स्ट्रांग हैं तो आप जितना एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, जितनी अपनी कॉमन सेंस से या प्रीवियस ईयर से कर ले रहे हैं, उतना इनफ रखिए। उसके आसपास थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए उन्हीं प्रीवियस ईयर से, बजाय कि अलग से पूरी किताबें ढूंढ के या ये टॉपिक्स को आप पूरे एनसीईआरटीज खंगालें और पता चले आपके सेट में एक क्वेश्चन ना आए, और इस बार तो सेट भी एक ही आना है। तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि कितना भी मुश्किल आएगा तब भी आप 20 to 25 मार्क्स ले आएंगे अगर आपकी पेडागोजी स्ट्रांग है, आपकी एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ के गए हैं और थोड़ा सा कॉमन सेंस, तो 20 से 25 नंबर आप फिर भी ले आएंगे, कितना भी मुश्किल आएगा। और अगर एनसीईआरटी वाला आ गया जिसकी संभावना ज्यादा रहती है तो उसमें तो आप 27-28 नंबर भी ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एज पर दी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, यानी जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 का, मिनिमम एज फॉर मैरिज इन इंडिया। अब ये इतना कॉमन सेंस वाला सवाल है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु, कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। जो प्लांट्स वाला क्वेश्चन था बचपन में हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है,
8th में पढ़ा हो, 9th में पढ़ा हो, 6th 7th 8th में पढ़ लिया हो। 18 ईयर्स फॉर बॉयज एंड 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स नहीं, 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज। देखो इसमें भी 9%, 19%, 18 बचे हैं। अब 18% लोग जवाब जो है वो गलत दे रहे हैं। शादी की एज नहीं पता है और हो गई है, कई लोगों की निकल गई है ना, लेकिन सही उत्तर नहीं पता है। बताओ इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में कहीं है, एग्जिस्ट कर सकता है? 18 साल लड़कियों के लिए और 21 साल लड़कों के लिए, ये बिल्कुल सही बात है। 21 साल पे बात चल रही है कि लड़कियों की भी एज कर दी जाए, हो नहीं गई है अभी। तो 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज। अभी 21 नहीं है और ये 25 का तो कोई आंकड़ा अभी आया नहीं है सामने। तो लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष के न्यूनतम मिनिमम इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम तो आप 99 में कर लो, है ना। तो ये एक बेसिक बात हो गई। इसका बेसिकली अगर ऑन अ सीरियस नोट देखें तो रीजंस वही हैं कि बहुत सारी जगह में बाल विवाह, आप तो एक सीरियल आता था उस पे, कौन सा था वो, कलर्स पे कोई तो आता था ना, आनंदी टाइप का कुछ तो सीरियल था। हाँ, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारे देश में कि अभी भी बहुत सारे राज्यों में इस तरह की चीजें निकल करके आती हैं कि जहाँ जो शादी है वो बहुत कम एज में कर दी जाती है। मिनिमम एज इसलिए एक रखने का जरूरत है और उस पर पालन करने की जरूरत है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है जो कहेगा मधु स्टडीइंग इन क्लास 3। मधु एक बच्ची है जो कक्षा 3 में पढ़ती है। आइडेंटिफाइज रोज एंड तुलसी, यानी जो गुलाब है और तुलसी के प्लांट्स हैं उनको पहचान लेती है। प्लांटेड एट हिज होम। अच्छा ये तो लड़का है भाई, ठीक है, मतलब बच्चा है मधु। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब ये प्रोसेसेस, अब ये ऐसे क्वेश्चन है, अब ये पेडागोजी शुरू हो गई है। तो पेडागोजी जो है आपकी, इसमें प्रोसेस स्किल्स होती हैं। ऑब्जर्वेशन हो गया आपका, इन्फर करना हो गया यानी कंक्लूजन निकालना, इसके अलावा प्रिडिक्टिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ये सारी। मैं तो शादी कर लिया हूँ 24 में, अभी मेरा 26 उम्र है, बहुत बड़ा तालिब, क्या बात। आ जाइए यहाँ देख लीजिए। अब तो प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो बच्चे ने किस किस प्रोसेस का यूज किया है, कौन सी प्रोसेस स्किल्स का यूज किया है। प्रोसेस स्किल्स जिससे बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस पे प्रभाव पड़े और वो ईवीएस में या एनवायरमेंट के प्रति थोड़ा सा और बेहतर हो सके। ऑब्जर्वेशन बिल्कुल लगी होगी भाई। तुलसी और रोज पहचानोगे कैसे, अगर ऑब्जर्व ही नहीं किया होता तो बिना ऑब्जर्व किए, अगर आपने मुझे कभी देखा ही नहीं आप कैसे पहचानोगे। तो बच्चे ने ऑब्जर्व किया है, अवलोकन किया है अपने आसपास। प्रिडिक्शन, यहाँ कोई अनुमान नहीं लगाया गया क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है सीधा सीधा, उसने ये कहा ये हो सकता है। डिसीजन मेकिंग में ऐसा नहीं है यहाँ पे कि कुछ पूछा हो कि बताओ कोई डिसीजन लेना हो उसको, चारों ऑप्शन सही हो नहीं सकते, 2 ही होंगे। तो कंपैरिजन की जरूरत पड़ी है। अगर तुलसी और रोज में उसे डिफरेंस ही पता नहीं होता, या बाकी पौधे जो उसके घर पे हो सकते हैं उनमें अंतर ही पता नहीं होता, कंपैरिजन की स्किल ही उसके दिमाग में नहीं होती, प्रोसेस स्किल, तो वो पहचान ही नहीं पाता। तो ए और बी जो है सही है और ए और बी जो है वो हमारे ए ऑप्शन में ही है। तो 61% लोग जो हैं वो ए ऑप्शन को ही सही बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इन दी टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस, यानी एनवायरमेंटल स्टडीज की अगर हम बात कर रहे हैं, इसको पढ़ाने और पढ़ने में ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग नेचर वॉक। नेचर वॉक क्या होती है, किसी पार्क में वॉक करा दी, कोई भी ऐसी जगह जहां पे प्रकृति की सैर के लिए लेके गए हैं आप बच्चे को। कोई जंगल सफारी हो सकती है, मतलब कोई खतरनाक जगह नहीं, बट जहां पर कोई कह रहा है कंपेयर कहां कर रहा है। बिना कंपैरिजन के कैसे पहचान पाएगा तुलसी और रोज, अगर अंतर नहीं पता होगा तो कंपैरिजन का स्किल अगर यूज नहीं किया होगा तो फिर तो रोज भी वैसा ही है जैसी तुलसी है। तो कंपैरिजन का स्किल यूज हुआ है ना, समझ पा रहे हो बात को। तो अगर हम बात करें इन दी टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग नेचर वॉक, यानी आप बच्चे को प्रकृति में एक चक्कर लगवा करके आए हैं, वॉक करा रहे हैं किसी पार्क में, कोई और इकोलॉजिकल पार्क हो सकता है, कुछ और, मतलब जहां पे भी नेचर है वहां पे आप उसको सैर कराने लेकर के गए। इसका उद्देश्य क्या होगा। पहला ऑप्शन है टू हाईलाइट फ्लोरा एंड फौना एंड डेवलप इमोशनल बॉन्डिंग विद नेचर, यानी फ्लोरा एंड फौना को आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना। कहीं आप हो सकता है किसी जू में भी ले जा सकते हैं इसके लिए। टू कंडक्ट, हाँ जिम कॉर्बेट ले जा सकते हैं। टू कंडक्ट अ वर्चुअल टूर ऑफ नेचर, वर्चुअल थोड़ी हुआ ये, वर्चुअल तो ये हुआ कि आपने इंटरनेट पे वीडियो दिखा दी, ये तो रियल है। टू वॉक इन अ पार्क एंड एंश्योर फिटनेस ऑफ लर्नर्स, यहाँ फिटनेस होगा मुख्य ऑब्जेक्टिव, वो फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर भी करा सकते हैं भाई, ये सेकेंडरी हो सकता है, बट मेन मुख्य उद्देश्य क्या होगा ईवीएस के टीचर के लिए। टू एंगेज लर्नर्स इन गार्डनिंग एंड डेवलप अ किचन गार्डन, कुछ भी, मतलब बच्चे गार्डनिंग में जो है इन्वॉल्व हो जाएं और उनको गार्डनिंग की एक स्किल आ जाए। तो ये मुख्य उद्देश्य सबसे बेहतर ऑप्शन नहीं नजर आ रहा, गलत नहीं है बट सबसे बेहतर नहीं नजर आ रहा। सबसे बेहतर क्या है,
टू हाईलाइट फ्लोरा एंड फौना एंड डेवलप इमोशनल बॉन्डिंग विद नेचर। यानी बच्चा, तभी हम कहते हैं ना कि भाई एक प्लांट बच्चा घर पे ग्रो करे, अडॉप्ट कर ले, ताकि उसका ध्यान रखे, नेचर से वो कनेक्टेड महसूस करे, और फ्लोरा एंड फौना जो आसपास के जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा है, वो सब बेसिकली उनसे अवेयर हो पाए, उनसे सेंसिटिव महसूस कर पाए और इमोशनल बॉन्डिंग हो जाए, फिर उसका नेचर के प्रति प्यार बढ़ेगा ऐसे केस में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर है 18। इसीलिए इस तरह के सेट के लिए फिर विवेक सर आपको बैच में एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं कि इतना खतरनाक अगर बैच आ जाता है। ये तो खैर अब पेडागोजी शुरू हो गई है। देखिए नेक्स्ट है आपका, रेजी सेज दैट शी कैन नॉट बिकम अ ट्रक ड्राइवर लाइक हर फादर। रेजी एक बच्ची है जो कहती है कि वो अपने पिताजी की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती। शी हैज टू लुक आफ्टर हाउस होल्ड एंड चिल्ड्रन लाइक हर मदर। उसको अपनी माताजी की तरह घर के कामकाज देखने हैं और अपने बच्चों को संभालना है। ये उसके दिमाग में बैठ गया है। Which of the following method will be most useful to address this gender related concept in class? आपको इस लिंग संबंधित जो समस्या है इसको कैसे एड्रेस करेंगे आप क्लास में। रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। अब कई लोग कहेंगे बच्चों की देखभाल करने में और घर संभालने में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, बट वो ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती या बाहर के काम नहीं कर सकती, इसमें भी समस्या है। इसी में समस्या मुख्य जो है यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम जेंडर स्टीरियोटाइप कर दिया हमने बच्चे को कि तुम्हारा काम तो यही है क्योंकि तुम लड़की हो, तुम्हारा भाई बाहर के काम करेगा। तो ये प्रॉब्लम जो है ये जेंडर से रिलेटेड, कैसे ठीक करें इसको या क्या इस पे करना चाहिए? रोल प्ले करा दें, मूवी दिखा दें, प्ले करा दें, चारों करा सकते हैं, चारों उत्तर सही है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा? ग्रुप डिस्कशन। आपको परिचर्चा करानी है, समूह चर्चा करानी है ग्रुप्स में। जिन बच्चों की, कुछ बच्चे होंगे जिनकी माएँ जो है वो बाहर काम करती होंगे, जिनके पिताजी हो सकता है घर में रहते हो एक आध के, या कोई और चर्चा हो सकती है, तो चर्चा बैठ करके की जाए कि ऐसा क्यों वो सोच रही है। तो बैठ के ग्रुप डिस्कशन हो, टीचर भी इन्वॉल्व हो जहां जरूरत हो। बाद में आप कोई रोल प्ले करा दीजिए, मूवी दिखा दीजिए, प्ले करा दीजिए, वो बाद की बात है। इन सब में बेहतर जो, क्योंकि बच्चों के विचार अभिव्यक्त तो हो, पहले पता तो चले उनके दिमाग में क्या चल रहा है और आप डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन, डिबेट, ये सबसे बेहतर तरीका है रोल प्ले, जेंडर स्टीरियोटाइप को केटर करने का, वो एड्रेस करने का अगर मैं कहूं तो। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ग्रुप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। While teaching EVS to primary school children, you happen to come across certain children who live in single parent families. What would be your response to such a situation? यानी जब आप प्राथमिक विद्यालय को पढ़ा रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपने पाया कि कुछ बच्चे हैं जो एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं, यानी सिंगल पेरेंट हाउसेज में रहते हैं, जहां उनके फादर या मदर में से कोई एक पेरेंट नहीं है उनके साथ। बिकॉज ऑफ डेथ हो सकता है, बिकॉज ऑफ सेपरेशन हो सकता है, बिकॉज ऑफ डिवोर्स हो सकता है। अब सेपरेशन और डिवोर्स सेम बात होते हैं, ये मत कहिएगा, ठीक है, तो अलग होते हैं। तो ये मतलब होता है थोड़ा सा डिफरेंस। तो बताइए फटाफट से क्या, या कोई और रीजन हो सकता है भाई, इवन पेरेंट हो सकते हैं कि कहीं जॉब भी करते हो, तो बहुत रेयर कभी मिलते हो, तो वो भी एक तरह से, क्योंकि बच्चे को दोनों पेरेंट्स की आवश्यकता है जनरली। तो अगर हम देखें इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कैसा रिस्पॉन्स होगा? इग्नोर कर देंगे? तो इग्नोर करना कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। Sympathize with these children and ask them to explain the term family. Sympathize मतलब क्या? बेचारा मान रहे हैं आप बच्चे को। Sympathize नहीं करना होता, empathize करना होता है। Highlight समानुभूति, सहानुभूति नहीं, अरे बेचारा। समानुभूति है कि आप उसके पेन को फील कर पा रहे हैं, उसको ऊपर की तरफ एम्पावर कर पा रहे हैं। Highlight difficulties faced by children in such families and focus on the topic. यानी इसको ही हाईलाइट बना देंगे पूरी क्लास की, तो बच्चा और उसको अजीब सा महसूस होगा कि आपने उसको अलग थलग लेबल कर दिया कहीं ना कहीं। सबसे बेहतर ऑप्शन है इनकॉर्पोरेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सच चिल्ड्रन एंड बिल्ड अ कल्चर ऑफ एम्पैथी। यानी उनके संदर्भ को भी शामिल करेंगे क्लास में किसी ना किसी फॉर्म में, और उनको कनेक्ट करेंगे और साथ में एक कल्चर बनाएंगे क्लासरूम में कि बच्चे एक दूसरे के दर्द को या जो भी उनमें डिफरेंसेस हैं उसको एम्पैथाइज करें उसके साथ। अभी एक वीडियो शायद मैंने कहीं देखा था और उस पर मैंने देखा, बहुत रिसेंटली मैंने एक 4-5 दिन का, एक हफ्ते का प्रयोग किया था, जिसमें मैं ये शॉर्ट वीडियो या रील टाइप की चीजें देख रही थी। मैं बहुत कम देखती हूँ, बट मतलब रेयर ही देखती हूँ। तो मैं ये नहीं समझ पा रही थी। अभी हम मतलब कुछ टाइम मैंने देखा तो मेरे आसपास के 2-4 लोग बैठे हुए थे, हम कहीं गए हुए थे और मैंने देखा लोग लगे पड़े हैं रील पे रील देखे जा रहे हैं। मैंने कहा ऐसा है क्या इस रील में, एक बार देख ही लूँ। मैंने कोशिश की कि आदत डालूं मैं खुद को। 4-5 दिन तो काफी, और मजा भी आ रहा था थोड़ा थोड़ा। शुरुआत में लग रहा था यार क्या कर रही हूँ, फिर उसके बाद कुछ अच्छा, मतलब बढ़िया आप लत लगा सकते हैं रील की अगर आप चाहें तो। ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया,
बट मेरे पास भगवान की दुआ से अच्छी चीजें हैं करने के लिए जिनमें ज्यादा मजा आता है, तो वो उसको साइड कर दिया फिर। तो उसमें मैंने एक आध वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी कुछ वीडियोस भी देखी। तो एक वीडियो थी जिसमें एक बच्चा है जिसको कोई लैग लगी होती है, वैसे वाली जो आर्टिफिशियल लैग है, हाँ, तो वो लगवा करके आता है स्कूल में और बच्चे उसको बहुत वेलकम कर रहे होते हैं और वो खुश है, उस चीज को लेकर सेलिब्रेट कर पा रहा है कि अब मैं चल पाऊंगा या चल पाऊंगी। तो ये है एम्पैथी का कल्चर, ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये इंक्लूसिविटी है क्लासरूम में। तो ये एक एग्जाम्पल मुझे याद आया इससे कि कल्चर ऑफ एम्पैथी बिल्ड करें ताकि बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की टांग ना खींचे और समझ पाए एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट को। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक परिवार जैसा माहौल, बेसिकली हेल्थी एनवायरनमेंट, बेसिकली कॉन्ड्यूसिव। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए और समझते हैं क्या है कहानी। कोई कह रहा है जल्दी जल्दी कीजिए, हाँ यार आज थोड़ा लेट हो गए, फटाफट से करते हैं। रूपल, अ क्लास 5 स्टूडेंट, टेल्स हर टीचर दैट व्हेन योर यंगर सिस्टर क्राइज, her grandmother says to her to stop crying, otherwise an old man sitting on the moon will take her away. What will you do if you are Rupal's teacher? यानी आप, रूपल है कक्षा 5 की छात्रा, वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब भी उसकी छोटी बहन रोती है तो उसकी दादी कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पे बैठा बूढ़ा बाबा तेरे को लेके चला जाएगा। अब ये क्या है, एक इमेजिनरी स्टोरी हो गई अगर देखा जाए तो, लेकिन बच्चा इसको कैसे डील करे? अगर आप रूपल के टीचर हैं तो आप उसको क्या बताएंगे, क्या ये सच है? टॉक टू रूपल्स ग्रैंडमदर एंड फॉरबिड हर फ्रॉम सेइंग सो। ग्रैंडमदर को बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलना, बस साइंटिफिक बातें बोला करो। ऐसा तो होता नहीं है, स्टोरीज भी तो कुछ महत्व रखती होंगी। टॉक टू रूपल एंड एक्सप्लेन दैट हर ग्रैंडमदर इज लाइंग। कह दो कि तुम्हारी ग्रैंड माँ जो है वो झूठी है। एक्सप्लेन टू रूपल अबाउट द मून एंड शो दैट नो सच ओल्ड मैन इज देयर। मतलब रूपल को कॉन्सेप्ट बता दिया मून का और 5वीं क्लास में सारी दुनिया की समझ उसको हो गई और अब वो समझ जाएगी कि ओल्ड मैन नहीं रहता वहां, यंग मैन रहते हैं मून पे। मजाक कर रही हूँ। देखो इन सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल जो ऑप्शन है वो डी है, आस्क रूपल टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड वेरीफाई दिस फैक्ट। आपको बच्चे को एक्टिव रखना है। बता दिया पहले से पहले ही कुछ भी कह दिया, उससे अच्छा है कि बच्चे को मौका दीजिए एक्सप्लोर करने का, जिसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव हो। तो आपने रूपल को कहा कि काम करो बेटा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और वेरीफाई करो कि ये फैक्ट किस हद तक सच है, इस तथ्य की जांच करो। इससे क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी बच्चे में, एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी आएगा, है ना, खुद से सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट आएगा, इंडिपेंडेंटली वो सीख पाएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।